Firstly, we'll take a glance about poet who is Robert Frost. Robert Frost is an American poet. वो एक अमेरिकन पोएट है. He is also known for his realistic depiction of rural life. Robert Frost is known for his nature-related poetry, and he is very excellent in realistic depiction of rural life. Rural life के जो भी रूरल लाइफ से रिलेटेड पोर्ट्रेज उनकी देखी जाती है, जिसमें रियलिस्टिक डिपिक्शन होता है, बहुत ही डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है रूरल लाइफ के बारे में विदाउट मच मॉडिफिकेशन. एंड ही वॉज आल्सो द पार्ट ऑफ अमेरिकन रीजनलिस्ट मूवमेंट. अमेरिकन रीजनलिस्ट मूवमेंट 1929 से 1939 तक चला था एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. उसमें भी इन्होंने पार्ट लिया था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. और रीजनलिस्ट मूवमेंट में ऐसा क्या था, उसमें था कि ग्रेट डिप्रेशन का टाइम था, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइम था, तो लोगों की रूरल लाइफ, डे टू डे लाइफ को हूबहू डिपिक्ट करना था पोइट्रीज़ में. और उन्हें नेचर से रिलेटेड इंटरेस्ट था ही, तो ही वॉज एक्सलेंट एंड ही वॉज पार्टिसिपेटेड इन दैट रीजनलिस्ट मूवमेंट. हिज फेमस वर्क्स आर द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, मेंडिंग वॉल एंड सम अदर. Stopping by the Woods. Today we will study that poem. The poem is composed by Robert Frost. We have seen, पहले देखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई ये पोएम इन 1922 एंड विच इज़ पब्लिश्ड इन 1923 इन हिज कलेक्शन हैम्पशायर. एम्फेसाइजेस ऑन रीजनल ब्यूटी. रीजनल ब्यूटी की बात की गई है. आगे पोएम में देखेंगे कि पोएट एक ऐसी जगह पे खड़ा हो जाता है, वुड्स में, जंगल में, दैट इज़ ऑल कवर्ड विद स्नो एंड डिपिक्शन इज़ वेरी ब्यूटीफुल. जो वुड्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उसे वो देखता है. एंड मैन रिलेशन विद नेचर. मैन का रिलेशन नेचर से दिखाया गया है स्टॉपिंग बाय द वुड्स. थीम ऑफ द पोएम इज एम्बिशियस जर्नी एंड द डिस्ट्रक्शन अलोंग इट्स वे एंड पर्सन्स डिलेमा टू स्टे और गो. थीम इस पोएम की, जो छोटी सी पोएम है, उसकी थीम है कि किसी भी एम्बिशियस जर्नी, बहुत एम्बिशियस महत्वाकांक्षी, मतलब जो जर्नी हम अपनी लाइफ में करते हैं, जिससे हम सोचते हैं कि हम बहुत आगे जाएंगे, कुछ बड़ा करेंगे, उसके बीच में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं इस वुड्स की तरह, जो अट्रैक्टिव भी होते हैं, और जिसकी वजह से पर्सन इस डिलेमा में पड़ जाता है कि वो वहाँ रुके या फिर उसे छोड़कर अपनी जर्नी कंटिन्यू करे. द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज ए ए बी ए बी बी सी सी डी सी. Stopping by the Woods. Robert Frost poem. Stopping by the Woods. We will study. Let's start. Whose woods these are? ये किसके जंगल हैं? I think I know. शायद ये मुझे पता है. उस वुड्स की तरफ इंडिकेट करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट बोलते हैं कि ये वुड्स किसके हैं, ये जंगल किसके हैं, शायद ये मुझे पता है. आई नो. हिज हाउस इज इन द विलेज. दो, शायद उसका घर मेरे ही विलेज में है, मेरे ही गाँव में उसका घर है जिसका ये जंगल है. ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर. और वो मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं उसके वुड्स के पास खड़ा हूँ, वो मुझे नहीं जान पाएगा. टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो. उसके वुड्स जो स्नो से भरे पड़े हैं, उसे मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, शायद वो उसे पता ना चले. ही विल नॉट. वो श्योर है कि वो जिसका ये वुड है वो उन्हें नहीं देख पाएगा. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर. माई लिटिल हॉर्स, जो मेरा घोड़ा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का घोड़ा है, वो उसे थोड़ा अजीब लगता है. हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेर. उसे ये थोड़ा विचित्र लगता है. क्वेर मीन्स होता है विचित्र. अमेजिंग लगता है कि टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, कि यहाँ पे हम स्टॉप हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, तो हम यहाँ पे क्यों खड़े हैं. लेकिन राइटर तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो वुड्स को देख रहे हैं, दैट इज़ फिल्ड विथ स्नो, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीनरी काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो उसे देख रहे हैं रॉबर्ट फर्स्ट. बट जो घोड़ा है वो अमेजिंगली बोल रहा है कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड स्टॉपिंग हियर बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक. फ्रोजन लेक, यहाँ पे हॉर्स खड़ा है, यहाँ इसकी एक साइड में वुड्स है और दूसरी साइड में फ्रोजन लेक्स है. तो घोड़ा, हॉर्स जान नहीं पाता है कि वाई दे आर स्टैंडिंग हियर बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक. इस फ्रोजन लेक के बीच में खड़े होने का क्या मतलब है. The darkest evening of the year, they were standing between the
frozen lake and woods. One side frozen lake and second side woods, and they are standing between them. तो the darkest evening of the year, स्नोफॉल के कारण वो जो टाइम था इवनिंग का, वो ऐसा लग रहा था कि इट इज़ द डार्केस्ट, ये सबसे गहरी शाम है, बहुत ही घना अंधेरा रहा होगा उस टाइम पे. ही गिव्स ही इज़ यूज्ड हेयर फॉर हॉर्स. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक. वो अपनी गले में लगी हुई हार्नेस बेल को हिलाता है. टू आस्क इफ़ देयर इज़ सम मिस्टेक, कि क्या उससे कोई गलती हो गई है हॉर्स से, कि वो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, देयर इज़ नो एनी फार्म हाउस हियर. तो वो उनका वहाँ खड़े होने का रीज़न क्या हो सकता है, इसको पूछने के लिए वो अपनी हार्नेस बेल को, हॉर्स अपनी हार्नेस बेल को शेक करता है. द ओनली अदर साउंड द स्वीप ऑफ इजी विंड्स एंड डॉनी फ्लैग. और कोई भी आवाज़ जो उस टाइम सुनी जा पा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ इजी विंड्स, जो शांत हवा बह रही थी, एंड द डॉनी फ्लैग, मुरझाए हुए पत्तों की आवाज़, और शांत हवा की आवाज़ उस इवनिंग में सुनी जा सकती थी. द वुड्स आर लवली. वुड्स जो थे बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रहे थे. डार्क एंड डीप, बहुत घने और काफ़ी डार्क भी थे, गहरे भी थे. बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप. रॉबर्ट फ्रॉस्ट हियर सेज दैट ही प्रॉमिस टू हिमसेल्फ दैट ही विल कीप. उन्होंने जो अपने आप से प्रॉमिस किया है वो उसे पूरा करेंगे. एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. एंड ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ को देख कर भी वो रुकेंगे नहीं. ही विल कंटिन्यू हिज जर्नी, हिज एम्बिशियस जर्नी, अंटिल ही डाई.